हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैं से पढ़ाई पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग इस चैनल के माध्यम से इतिहास को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, अपने पिछले वीडियो में हमने भारतीय इतिहास को किस तरह से वर्गीकृत करके पढ़ा जाता है उसके बारे में बताया था, अर्थात हमने इतिहास के वर्गीकरण के बारे में एक वीडियो देखा था। दोस्तों, उसमें हमने ये पढ़ा था कि इतिहास को पढ़ने की दृष्टि से हम लोग 3 मुख्य भागों में बांट करके पढ़ते हैं, जिसमें प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल पढ़े जाते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रागैतिहासिक काल को कवर करेंगे। प्रागैतिहासिक काल के बारे में हमने पढ़ा है कि यह इतिहास का वह कालखंड है जिस समय मनुष्य किसी भी तरह से लिखना पढ़ना नहीं जानता था, अर्थात उसको लिखना पढ़ना नहीं आता था, अर्थात उस काल के बारे में हमें किसी भी प्रकार से कोई लिखित जानकारी नहीं प्राप्त होती है। अब आइए दोस्तों, हम ये भी जानते हैं कि इस काल का सबसे बेहतर जो उदाहरण है वो पाषाण काल है, जब मनुष्य पत्थर से बने हथियार और औजारों का प्रयोग किया करता था। तो आइए देखते हैं कि पाषाण काल से जुड़े हुए कुछ क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। दोस्तों, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझ लें कि पाषाण काल इतिहास का वह कालखंड माना जाता है जब मनुष्य पत्थर से बने हुए हथियार और औजारों का प्रयोग किया करता था, अर्थात जब मनुष्य पत्थर से बने औजार और हथियार प्रयोग किया करता था उस काल को हम लोग पाषाण काल के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये हम समझ लेते हैं कि सबसे पहले 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने पाषाण कालीन सभ्यता की खोज की थी, अर्थात इन्होंने 1863 में सबसे पहले बताया था कि पाषाण कालीन सभ्यता भी एक सभ्यता हुआ करते थे, अर्थात उस समय भी मनुष्य एक सभ्यता का पालन किया करते थे तथा उस समय के मनुष्य भी थोड़े बहुत सभ्य हुआ करते थे। तो 1863 एडी में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने पाषाण कालीन सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी। दोस्तों, ये भी हम समझ लेते हैं कि भारतीय पुरातत्व का पिता सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। दोस्तों, ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो विभिन्न प्रकार के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और उन्हीं पॉइंट्स को हमने यहाँ पर लिखा है। तो सबसे पहले हम समझ लिए कि 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की थी तथा भारतीय पुरातत्व का पिता सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। दोस्तों, एक और हम सब बात समझ लेते हैं कि भारत का पुरातात्विक संग्रहालय जो है, जिसका नाम है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, जो कि मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। तो इस पॉइंट को भी हम लोग याद रख सकते हैं कि भारत का पुरातात्विक संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है, जो कि मध्य प्रदेश भोपाल में स्थित है। उसके बाद से एक पॉइंट और हम लोग यहाँ पे याद रख सकते हैं दोस्तों कि पाषाण काल में मिलने वाली धातु के आधार पर इसका जो नामकरण था, अर्थात पाषाण काल का नामकरण मिलने वाली धातु के आधार पर सबसे पहले किसने किया, तो क्रिश्चियन थॉमस के द्वारा इसका नाम मिलने वाली धातु के नाम पर किया गया, अर्थात इसका नामकरण मिलने वाली धातु के आधार पर सबसे पहले क्रिश्चियन थॉमस के द्वारा किया गया। तो दोस्तों, अब हम आते हैं थोड़े से पाषाण काल की तरफ। जैसा कि हमने पढ़ा है कि पाषाण काल को हम लोग मुख्य रूप से 4 वर्गों में बांटते हैं, अर्थात पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग केवल पूरा पाषाण काल से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मध्य पाषाण काल से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तथा नव पाषाण काल से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में पढ़े हैं। हमने ये भी जाना है कि अलग अलग पाषाण काल की अपनी अपनी अलग अलग विशेषताएँ रही है। किसी पाषाण काल में आग की खोज की गई, किसी पाषाण काल में पशुपालन तथा कृषि का विकास हुआ। तो इस तरह से अलग अलग पाषाण काल के विशेषताओं के बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। दोस्तों, आने वाले इसका एक और पार्ट आएगा जिसमें हम लोग ताम्र पाषाण काल तथा पाषाण काल से जुड़े हुए भारत के अर्थात अथवा अन्य अलग अलग क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे। अर्थात हम ये पढ़ेंगे आने वाले वीडियो में कि पाषाण काल से जुड़े हुए प्रमुख स्थल भारत में कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं। तो उन स्थलों से भी कई बार क्वेश्चन जोड़ करके पूछा जाता है, इसलिए उन स्थलों के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, पाषाण काल के जो प्रमुख यहाँ पर 3 भाग लिखे गए हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये समझ लें कि पाषाण काल का जो काल है वो 20 लाख BC से लेकर के 3000 BC तक के काल को माना जाता है। तो 20 लाख BC से लेकर के 3000 BC तक के टाइम को हम लोग पाषाण काल के श्रेणी में रखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले पाषाण काल के सबसे प्रारंभिक दौर को हम लोग देखते हैं, जो 20 लाख से लेकर के 12000 BC तक
फैला हुआ है, जिसको हम लोग पूरा पाषाण काल के नाम से जानते हैं। तो पूरा पाषाण से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं? तो सबसे पहले इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दोस्तों, यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय माना जाता है, अर्थात इतिहास के सबसे प्रारंभिक समय को हम लोग पूरा पाषाण काल के नाम से जानते हैं। इस समय जो मानव हुआ करता था वो खानाबदोश हुआ करता था। खानाबदोश का अर्थात ये है दोस्तों कि उस समय मनुष्य हमेशा भोजन की तलाश में इधर उधर भटकते रहता था और जीवन यापन का उसका मुख्य उद्देश्य यही हुआ करता था कि भी किसी तरह से अपने पेट का पालन किया जाए, अर्थात वो अपने भोजन के तलाश को ही अपनी मुख्य उद्देश्य माना करता था। इसके साथ साथ सबसे बड़ी पॉइंट यहाँ पर ये दोस्तों हम लोग याद रख सकते हैं कि उस समय मनुष्य की जो सबसे बड़ी उपलब्धि देखने को मिली वो उपलब्धि थी आग की खोज, अर्थात आग की खोज मनुष्य के द्वारा पूरा पाषाण काल में की गई। पूरा पाषाण काल 20 लाख BC से लेकर के 12,000 BC के टाइम पीरियड को कहा जाता है, जिस समय मनुष्य ने आग की खोज करी थी। तो आग की खोज को दोस्तों किस काल में हुई? तो पूरा पाषाण काल में हुई। इस पॉइंट को हम लोग याद रखेंगे। शिकार करने हेतु बड़े बड़े हथियारों का प्रयोग इस काल की प्रमुख विशेषता मानी जाती है, अर्थात इस समय जो मनुष्य शिकार किया करता था वो और जिन हथियारों अथवा औजारों की मदद से वो इस कार्य को अंजाम दिया करता था, अर्थात जिस हथियारों की मदद से वो शिकार किया करता था, उन हथियारों के जो आकार होते थे वो बहुत ही बड़े बड़े हुआ करते थे। उसके बाद से दोस्तों इसमें एक और पॉइंट हम लोग लास्ट ये याद रख सकते हैं कि चित्रकारी का प्रारंभ इसी काल से माना जाता है। इसमें हम एक जगह का नाम याद रख सकते हैं, अब्दुल्लागंज, जो कि MP में पड़ता है। इस काल के चित्र यहाँ से देखने को मिले हैं, अर्थात इस अब्दुल्लागंज से पुरातत्व विभाग ने चित्रकारी के प्रारंभिक साक्ष्य प्राप्त किए हैं, जिसका संबंध कहीं ना कहीं पूरा पाषाण काल से है। तो दोस्तों पूरा पाषाण काल से जुड़े हुए ये मुख्य पॉइंट हैं जिनको हम याद रख सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों मध्य पाषाण काल के तरफ। मध्य पाषाण काल से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं। सबसे पहले तो ये कि 20 लाख से लेकर के 12,000 BC तक के टाइम पीरियड का जो कि इतिहास का प्रारंभिक काल है वो पूरा पाषाण काल, तथा इसके बाद का जो टाइम पीरियड है अर्थात 12,000 BC से लेकर के 10,000 BC तक के टाइम को हम लोग मध्य पाषाण काल के नाम से जानते हैं। और इस काल से जुड़े हुए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो दोस्तों उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि सबसे पहले 1867 ईस्वी में इस काल के बारे में प्रथम जानकारी करसाइल के द्वारा दी गई, अर्थात करसाइल ने सबसे पहले 1867 में मध्य पाषाण काल के बारे में जानकारी प्राप्त करी और उसने सबसे पहले इस काल के बारे में जानकारी दी। उसके बाद से पूरा पाषाण काल के बाद के समय को ही हम लोग मध्य पाषाण कहते हैं, जिसके बारे में हमने पढ़ लिया है। इस काल की विशेषता ये रही कि इस काल में औजारों के जो आकार थे वो छोटे हो चुके थे, जिसके चलते उन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता था। दोस्तों हमने पढ़ा कि पूरा पाषाण काल में जो औजारों के जो आकार हुआ करते थे वो बड़े बड़े हुआ करते थे, लेकिन मध्य पाषाण काल आते आते औजारों के जो साइज थे वो बहुत ही छोटे हो गए, इसीलिए उनको माइक्रोलिथ कहा गया। मनुष्य का सर्वप्रमुख इसमें जो कार्य हुआ करता था दोस्तों याद रखेंगे कि एक जो अंत्येष्टि संस्कार है, जिसको हम लोग अंतिम संस्कार कहते हैं, वो इस काल के मनुष्य की सबसे बड़ी विशेषता हुआ करती थी, अर्थात मनुष्य का सबसे प्रमुख जो कार्य था वो अंत्येष्टि संस्कार था, अर्थात अंतिम संस्कार था। तो अंतिम संस्कार का प्रारंभिक साक्ष्य कहीं ना कहीं मध्य पाषाण काल से प्राप्त होता है। इस काल के मानव की अस्थि पंजर का पहला अवशेष प्रतापगढ़ UP के सराय नाहर तथा महदहा से प्राप्त होता है। तो सबसे पहले इस काल में अस्थि पंजर का जो प्रारंभिक साक्ष्य है वो प्रतापगढ़ UP से प्राप्त होता है, सराय नाहर तथा महदगा से प्राप्त होता है। उसके बाद से दोस्तों अब हम लोग आते हैं नव पाषाण काल के तरफ। तो नव पाषाण काल की विशेषता ये है कि ये 10,000 BC से लेकर के 3,000 BC तक के समय को हम लोग नव पाषाण काल के नाम से जानते हैं। इस काल के बारे में सबसे पहली जो जानकारी है वो 1865 में सर जॉन लुबाक के द्वारा दी गई थी। लिखा है बाबू कि इसमें सबसे पहले अस्थाई आवास के साक्ष्य मिलता है, अर्थात इस समय मनुष्य अस्थाई आवास बना करके एक जगह रहना सीख गया था। कृषि और पशुपालन का प्रारंभिक विकास इसी दौर में देखने को मिलता है, अर्थात मनुष्य ने सबसे पहले नव पाषाण काल में ही कृषि और पशुपालन को शुरू किया। अर्थात हम बोल सकते हैं इस तरह से कि कृषि और पशुपालन का जो विकास था, जो आविष्कार था, वो कहीं ना कहीं नव पाषाण काल में देखने को मिला। उसके बाद से पहिया और मनका का मतलब होता है घड़ा, तो पहिया और मनका बनाने की जो प्रारंभिक कला थी वो नव पाषाण काल में देखने को मिली, अर्थात इस समय के मनुष्य ने सबसे पहले पहिए और मनका का निर्माण किया। उसके बाद से पशुपालन
आदमगढ़ एमपी बागौर राजस्थान से प्राप्त होता है। कहीं ना कहीं पशुपालन का प्रारंभिक साक्ष्य जो था वो एमपी आदमगढ़ बागौर राजस्थान से देखने को मिलता है, जो कि नवपाषाणकालीन स्थल के रूप में जाने जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने पाषाण काल के 3 अलग अलग वर्गों के बारे में और उनसे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में पढ़ा। आने वाले वीडियो में हम लोग ताम्र पाषाण काल से जुड़े हुए जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसके बारे में पढ़ेंगे तथा पाषाण काल से जुड़े हुए जो प्रमुख स्थल हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।